15 लेक्चर्स हैं ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है। और ऐसे ही 10 की 10 यूनिट्स के हैं। हर यूनिट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर वाइज। अगर आप विलिंग हैं तो हमारी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी आप इन लेक्चर्स को एंजॉय करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। चलो फटाफट आ जाइए। और आप अच्छे से चीजों को रिवाइज तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया से, है ना। और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे बहुत बढ़िया से। ये बात ध्यान रखना कि मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि फिर बाद में आप सोचते हो कि कैसे रिवाइज करूँ चीजों को, वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। तो अच्छे से रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है तभी। और बिना रिवीजन की चीजें परमानेंट मेमोरी में जाएगी नहीं। और जब तक परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी तब तक सिलेक्शन कैसे होगा। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ठीक है। तो और जितनी बातें हमारी रिसर्च में हो चुकी है वो सब आप अच्छे से कर रहे हो ना साथ साथ। चलो भाई हम शुरू करें अपना सेशन। बोलिए भाई, सभी लोग बोला करो और इंटरेक्ट किया करो, तभी लाइव बैठने का अच्छा आनंद है, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। और हमने अभी तक क्या क्या बातें की थी कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके स्टेप्स के बारे में, कि किस तरह से प्रोसेस क्या चलता है ना, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, विशेषताओं के बारे में बात की थी कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं रिसर्च के बारे में या साइंटिफिक मेथड के बारे में, वो बातें हमने की। और कुछ हमने वैलिडिटी की बात भी की थी, अगर आपको याद है तो। कन्वर्जेंट वैलिडिटी यानी कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में पढ़ी थी हमने, कंटेंट वैलिडिटी की बात करी थी, फेस वैलिडिटी की बात करी थी। वो सारी चीजें आपको याद है क्या? क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक दो क्वेश्चन, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो मुझे बताओ वो पीछे वाले जो हमने वैलिडिटी के बारे में बात की थी, क्या वो वैलिडिटी वाली चीजें आपको याद है? जो हमने फेस वैलिडिटी के बारे में बात की थी याद है, कंटेंट वैलिडिटी की बात की थी याद है, उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में भी बात की थी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वैलिडिटी। क्या ये सब आपको याद है कि नहीं? अगर कुछ कहोगे तभी तो बात बनेगी ना। और सारे ऐसे बैठे रहते हैं कि सर बस आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे। यस नो तो बोलो। आई एम ऑडिबल प्रॉपर? ऑडिबल और विजिबल हूं ना प्रॉपर? यस और नो? जब तक बोलोगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आप बोला तो करो ना कि आपने वो पढ़ा कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आराम से सोच के आंसर देना है, ऐसे नहीं कि मुझे याद है मैंने रटा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है। When studies on a given topic lead to similar conclusion, the measurement show। जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं मापन? बताइए। कन्वर्जेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी? क्या आंसर होगा इसका? यू हैव 10 सेकेंड्स टू थिंक। ओनली 10 सेकेंड, बताइए। फटाफट फटाफट बोलिए। कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा, ये गलत बात है ना। 10 सेकेंड तो हो भी गए। ये है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। याद आया आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी? जब हम वैलिडिटी की बात कर रहे थे तब आपको बहुत आराम से बताया था फेस वैलिडिटी के बारे में, कंटेंट वैलिडिटी के बारे में। याद आया आपको? कंटेंट वैलिडिटी के बारे में बताया। फिर हमने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात की थी, कंस्ट्रक्ट की। और कंस्ट्रक्ट में हमने कहा था कि आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में पढ़ना है। और कन्वर्जेंट में हमने बात की थी कि जो सिमिलर बेसिकली आते हैं, है ना, कि कितना रिलेट कर रहा है। और आपको एक एग्जांपल देके भी समझाया था कि एक मेजरमेंट आपने कोई स्टैंडर्डाइज से किया है कोई इंस्ट्रूमेंट से, और एक आपने नया कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है उससे मेजरमेंट यानी कि माप किया है। फिर इसके डाटा को जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं वो मैच किए हैं। अगर वो सेम आ रहे हैं मीन्स आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सेम यानी कि उसके सिमिलर आ रहे हैं कंक्लूजन, तो वो किस में? कन्वर्जेंट में। क्योंकि एक दूसरे के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो पढ़े थे ना। कन्वर्जेंट क्या है? ऐसे पास पास आना, ये कन्वर्जेंट है यानी कि सिमिलर, ठीक है।
तो यही कह रहा है, व्हेन स्टडीज ऑन ए गिवन टॉपिक लीड टू सिमिलर कंक्लूजन द मेजरमेंट शोज, जब किसी दिए गए विषय पर अनेक अध्ययनों के एक समान निष्कर्ष होते हैं तो मापन क्या दर्शा रहा है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी यानी कि अभिसारी वैधता। ठीक है, आप लोग शायद रिवाइज नहीं कर रहे, गलत बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इस जो स्टेप्स और प्रोसेस की बात कर रहे थे वहां का एक सिंपल क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि प्लीज इसका आंसर सब लोग करें। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर, अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। कौन सा आंसर आएगा, सारे बच्चों को आंसर करना है प्लीज। पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव 20 सेकेंड्स अबाउट दैट, अबाउट दिस क्वेश्चन, अबाउट दैट आंसर जो आप सोच रहे हो, बताओ भाई। सारे बच्चे कोशिश करो आंसर करने की, और थोड़ा पढ़ के आंसर करने की कोशिश करो। नहीं, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्या होगा, डी। आप लोग इतना मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत बेसिक से बात करी है और फिर आप गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे। सबसे पहले आपके पास, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम होगी, अनुसंधान की समस्या होगी, उसकी पहचान करोगे। सबसे पहले तो ये चीज है। तो इसमें ए और सी ऑप्शन कट गया, अब बी और डी में कंफ्यूजन रह गया था। अब आप एक बात बताओ, अब उसके बाद लिटरेचर रिव्यू तो बहुत स्टडी करना होता है ना, लिटरेचर रिव्यू से ही आपको पता लगेगा कि किस मेथड को अपनाना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है ना। साहित्य की समीक्षा करेंगे उसके बाद। तो डी के बाद आ गया बी, डी के बाद बी आ गया। उसके बाद जैसे ही पता लगा तो हम डाटा कलेक्शन करेंगे, बिल्कुल डाटा कलेक्शन कर लिया। उसके बाद जो भी डाटा कलेक्शन किया है उसका एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि विश्लेषण और उनकी व्याख्या करेंगे, ये आ गया। और फाइनली उससे रिलेटेड जो हमारे परिणाम आए हैं उसकी रिपोर्ट दे देंगे, रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम। तो सी सबसे लास्ट में। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए, ये हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को, ये इजिएस्ट क्वेश्चन है ना। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट्स के बारे में क्या ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज और हर फाइंडिंग। साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर is not of any help in learning different theoretical and methodological approach to your research area। साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों के अधिगम में कोई सहायता नहीं करती है। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसके बारे में आप क्या कहोगे। सभी बच्चे आंसर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखो इसमें बिल्कुल आपको जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमारी हुई है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज और हर फाइंडिंग। साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या या फिर उसके निर्वचन में बहुत ही सहायता करती है। इसीलिए तो हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, कि आपसे पहले आप जैसा काम किसने किया है उससे आपको व्याख्या करने में प्रॉपर एक सहायता मिलेगी। तो बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड कह रहा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज नॉट ऑफ एनी हेल्प। क्यों नहीं, हेल्प कर रहा है ये तो बहुत। ये कह रहा है नॉट ऑफ एनी हेल्प इन लर्निंग डिफरेंट थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। हेल्प करता है कि क्या मेथड अपनाना है, ये सब में हेल्प करता है। ये कह रहा है हेल्प नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। तो इस तरह से हमारे पास सी इज द राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन हो गया राइट। तो आप सब बच्चे आंसर किया करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार। और फिर एग्जाम के जब आएगा ना, जब एग्जाम दोगे तब आप कहोगे हाँ मैं सही कहता था। शुरुआत से सही से ढंग से सारी चीजें करना सीख जाओ, है ना, तभी बात बनेगी। और जितना भी टाइम बचे उसमें बहुत अच्छे से तैयारी करो, हर पॉइंट को समझो, तभी बात बनेगी।
अब ये फाइनली हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे साइंटिफिक मेथड के। अब रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूँ, जो टर्म्स आपको याद रखनी है। आपको पता है रिसर्च एक ऑनेस्ट एंड एक्सक्लूसिव प्रोसेस है, यानी कि एक ईमानदार और संपूर्ण प्रक्रिया है। रिसर्च में एथिकल वैल्यूज होना, एथिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नैतिकता होना, क्योंकि रिसर्च सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप जिसमें कर रहे हो वो सोशली किसी न किसी समाज के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। द फैक्ट्स आर स्टडीड विद अंडरस्टैंडिंग, जो भी तथ्य है उसको आप समझ के साथ करना चाहिए, यही रिसर्च है ना। जो भी तथ्य है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो समझ के साथ होना। द फैक्ट्स आर डिस्कवर्ड इन द लाइट ऑफ प्रॉब्लम, हाँ, तथ्यों को समस्या के आलोक में खोजा जाता है कि उसमें समस्या क्या है, तभी तो सही से खोजोगे ना कि अच्छा ये मेरे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा काम प्रॉब्लम पे ही है। रिसर्च है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, शोध है वो समस्या पे केंद्रित होती है कि ये मेरी समस्या है, इसको मैं कैसे समाधान करूँ, है ना? इससे समस्या केंद्रित है। और जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपके निष्कर्ष हैं, वो वैलिड और वेरीफाई होनी चाहिए। यानी कि आपके निष्कर्ष हैं, वो वैध होने स्थापित होने चाहिए। रिसर्च वर्क शुड कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इन दैट फील्ड, और रिसर्च हम करते ही इसलिए हैं कि उस क्षेत्र में नए ज्ञान का योगदान हो जाए, नया ज्ञान जुड़ जाए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के बारे में, ये आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ और है, जैसे रिसर्च में इम्पीरिकल, ये इस शब्द को आगे बहुत काम आएगा जब आगे रिसर्च में कुछ और बातें करेंगे। इम्पीरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य, ये बहुत काम आएगा, बहुत याद रखना है इसको। रिसर्च इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्चर, यानी कि अनुसंधान है वो प्रत्यक्ष अनुभव या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। जहां पे भी इम्पीरिकल शब्द आता है, अनुभव की बात आती है, तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन शब्द हमेशा याद रखना है। ऑब्जर्वेशन यानी कि कोई चीज को आप अवलोकित कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि उस पे बेस्ड होगा, या फिर आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, तभी तो आप रिसर्चर की बात होगी ना। तो रिसर्च इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्च, इसलिए इसको कहते हैं इम्पीरिकल। इम्पीरिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुभवजन्य, ये शब्द याद रखना है। उसके बाद लॉजिकल होना चाहिए। रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसेस एंड या प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो मान्य प्रक्रियाओं और सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। क्या वैलिड प्रोसेस है, किस सिद्धांत पे, तभी तो, यानी कि लॉजिकली बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोला। और एक साइक्लिक, एक चक्रीय प्रक्रम है। रिसर्च इज ए साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद ए प्रॉब्लम एंड एंड्स विद ए प्रॉब्लम। शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह समस्या से शुरू होती है और एक समस्या के साथ ही समाप्त होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ कि मैंने थर्मल पावर प्लांट पे रिसर्च किया, ठीक है, कि इस थर्मल पावर प्लांट से, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे कोयला जल के बिजली बनती है, इस कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से एग्जांपल वाटर पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना, वहाँ के सोइल पे क्या इम्पैक्ट है, ये मैंने मान लो जाना, ठीक है। तो मैंने इस पे कुछ काम किया। उसके बाद मैंने कहा अगर इस तरह से, ये प्रॉब्लम थी मेरी, शुरुआत में प्रॉब्लम से ही शुरू किया मैंने, है ना, कि भी इस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये जानना था। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन कहा कि अच्छा ये चीजें हैं, अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, अगर इसमें ये सुधार करें तो ऐसा हो सकता है, तो ये सुधार करें। तो मैंने फिर एक प्रॉब्लम लेके दे दी ना कि इसमें ये सुधार करिए, ऐसा होगा कि नहीं, फिर आगे चलती रहेगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, प्रॉब्लम आई फिर प्रॉब्लम, ये चलता रहता है। तो इसीलिए बोला है कि रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टार्ट्स विद ए प्रॉब्लम एंड एंड्स विद ए प्रॉब्लम। ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। क्या इतनी बात आप ध्यान रखेंगे? ठीक है जी, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। आगे बात करो और थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखो। नहीं, हमसे ने खोल के साइड में छोड़ दिया है सब, अरे साइड में नहीं छोड़ना है। खोलने का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल ओपन माइंड से सुनना, एनालिटिकल होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए प्रॉपर। रिसर्च यूटिलाइज प्रूवन एनालिटिकल प्रोसीजर इन गैदरिंग द डाटा, वेदर हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड केस स्टडी। कह रहा है कि अनुसंधान डेटा इकट्ठा करने में सिद्ध विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, चाहे वो किसी भी तरह की रिसर्च हो, ऐतिहासिक हो, वर्णनात्मक हो, प्रयोगात्मक हो, या फिर किसी भी तरह के मामलों का अध्ययन यानी कि केस स्टडी हो। मतलब डाटा इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल प्रूवन एनालिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल सिद्ध विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होना चाहिए। और क्रिटिकल रिसर्च एक्सिबिट केयरफुल एंड प्रिसाइज जजमेंट, अनुसंधान सतर्क और सटीक निर्णय प्रदर्शित करता है। मतलब रिसर्च वो ये ना, बिल्कुल एकदम केयरफुल और प्रिसाइज जजमेंट दे दिया आपको कि ये काम हो गए, ये
ये जजमेंट है, वो एक रिसर्च बढ़िया है। तो ये कुछ विशेषता, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बेसिकली यूज होती है टर्म्स, ये आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी बात मैं करूंगा। पहले आराम से रिलैक्स होके डीप ब्रीथ करके इस टॉपिक को, इन साइंटिफिक मेथड को आराम से इनका डिफरेंस समझना है। तो मैं एक बार सारे के सारे बच्चों से पूछ लेता हूँ कि यू ऑल आर रेडी फॉर दिस? आप सारे के सारे रेडी हैं? जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सब तैयार हैं? सर हम तो नहीं बोलेंगे, आपको देखते हैं आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते, जवाब देते हैं। सब बच्चे तैयार हैं क्या? क्या चलूं आगे इसके बारे में बात करें? टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। वैज्ञानिक विधि के प्रकार, खोजपूर्ण यानी कि एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्यात्मक, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक। तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं आपको सुन तो रहा हूं ना, कहीं जग सुना सुना तो नहीं लग रहा? आम ऑडिबल ना, मैं आपको सुन रहा हूँ? क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलते। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं हो? जब मैं आपको पूछता हूँ आप तैयार हो क्या, तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलते हो यस वी आर रेडी? नहीं बोलेंगे सर, हम नहीं बोलेंगे, ऐसे गलत बात होती है, ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले आपको देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, ये बहुत बार पूछी गई है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, ब्रॉडली समझने की कोशिश करो। हम एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में, यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग a problem that has not been studied or truly investigated in the past। आपको मैं पहले सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। देखो, आप किसी भी समस्या पे काम करोगे, जब रिसर्च करोगे, तो सबसे पहले समस्या यानी कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी, तब आप क्या रिसर्च करोगे? हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें नहीं पता कि हमारी समस्या क्या है। क्योंकि जिस दिन समस्या अच्छे से समझ में आ जाएगी, उस दिन समाधान तो हो ही जाएगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करते हैं? जब हमें किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करना हो कि वास्तव में समस्या क्या है, उसको समझने के लिए जो रिसर्च की जाती है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी या खोजपूर्ण अनुसंधान। याद रखना, एक्सप्लोर करना, किसी चीज को अच्छे से समझना। तो जहां किसी भी समस्या को अच्छे से समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए जब वो रिसर्च की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये आपको ध्यान रखना है। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ए प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड और ट्रूली इन्वेस्टिगेटेड इन द पास्ट, यानी कि किसी समस्या की जांच करने की प्रक्रिया जिसका अतीत में अध्ययन या गहन जांच नहीं की गई है, जो पहले से अच्छे से नहीं पता उस समस्या के बारे में, उसको अच्छे से समझने के लिए समस्या को जो रिसर्च की जाती है, वो खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। देखिए, एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च इज यूजुअली conducted to have a better understanding of the existing problem, but usually doesn't lead to conclusive result। Exploratory research is the preliminary research to clarify the exact nature of the problem to be solved। बहुत आराम से कह रहा है, खोजपूर्ण प्रकार का अनुसंधान आमतौर पर मौजूदा समस्या की बेहतर समझ के लिए किया जाता है, लेकिन आमतौर पर यह निर्णायक परिणाम नहीं देता है। खोजपूर्ण अनुसंधान हल की जाने वाली समस्या की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभिक शोध है। खोजपूर्ण अनुसंधान हल की जाने वाली समस्या की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभिक शोध है, यानी कि सबसे पहले हमारी समस्या क्या है, उसको अच्छे से सोल्व करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है, खोजपूर्ण अनुसंधान की जाती है। तो आपको समझ में आ गया, जब कोई पूछे खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, तो आप सब क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है
जिसमें हमें किसी भी समस्या को अच्छे से समझने के लिए करनी होती है, या किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या खोजपूर्ण अनुसंधान होता है। ये आपको ध्यान रहेगा। बताओ, सारे के सारे बताओ, ये बात ध्यान रहेगी एक्सप्लोरेटरी के बारे में। ठीक है, हम बोलते ही नहीं, आप बात करते हो। चलो, अब वेरी गुड, अब बात हुई ना। हाँ, ऐसे। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने बात तो कर ली कि वो रिसर्च होती है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया जाता है। अब टाइप्स की बात करें, कौन-कौन सी टाइप्स हो सकती है? ये प्राइमरी रिसर्च भी हो सकती है और सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकती है। ठीक है? अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लोरेटरी हमें समझ में आ गई सर कि किसी भी समस्या को अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। इसमें 2 तरह की बात करते हैं, एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और एक सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। तो प्राइमरी क्या होती है देखिए, प्राइमरी रिसर्च इज इंफॉर्मेशन गैदर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट। देखो, आप यूं याद रखो, प्राइमरी रिसर्च किसको बोलेंगे? जहां पे प्राइमरी डेटा होंगे, प्राथमिक डाटा होंगे, यानी कि जो पहले से मेरे पास कोई उपस्थित डाटा नहीं होंगे। जैसे मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, है ना, मैं किसी का डेप्थ इंटरव्यू ले रहा हूं, साक्षात्कार कर रहा हूं, तो पहले से तो मेरे इसके बारे में कोई डाटा नहीं है ना मेरे पास। आपको पूछ रहा हूँ ये कैसे, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो प्रेजेंट के जहाँ पे डाटा होते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सब्जेक्ट से, तो वो होता है प्राइमरी रिसर्च। तो आप क्या कहोगे? प्राइमरी रिसर्च या प्राथमिक शोध वो शोध होती है जहाँ पे बेसिकली प्राइमरी डाटा इकट्ठे होते हैं जो पहले से मेरे पास नहीं होते। जैसे मैंने किसी का डेप्थ इंटरव्यू किया, एक्सपीरियंस सर्वे किया, यानी कि आपने कई सर्वेक्षण सर्वे करते घूमते हैं ना, है ना, वो सर्वे क्वेश्चनियर लेके सर्वे करते हैं, यहाँ पहले क्या था क्या था, ये डाटा इकट्ठे कर रहे हैं प्रेजेंट के। या फिर कोई भी फोकस ग्रुप है आपके पास, उनके उनसे आप डिस्कशन कर रहे हो इस ग्रुप से, या फिर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो कि यार ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो डाटा है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट से लिए जा रहे हैं, ये प्राइमरी डाटा है, इसको इसलिए प्राइमरी या प्राथमिक शोध बोलते हैं। अब सेकेंडरी में आप और अच्छे से समझ जाओगे, कंपैरिजन करके देखना। सेकेंडरी रिसर्च इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियसली पब्लिश्ड प्राइमरी रिसर्च, यानी कि आपके पास पहले से कोई डेटा है, उसी को यूज करके आप आगे काम करते हो, तो वो होगा सेकेंडरी रिसर्च। क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी डाटा हो गए, पहले से डाटा उसके बारे में कुछ काम हुआ है और उससे प्राइमरी, जैसे कोई रिसर्च पेपर आ गया और कुछ और चीजें आ चुकी है, कोई मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई बुक है, उससे डाटा आप उठा रहे हो, तो यानी कि वो डाटा तो पहले आ चुके हैं, उसको उठा के उस पे काम कर रहे हो, तो वो एक सेकेंडरी रिसर्च हो गई। तो ये है इज इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम previously published primary research. In such a research you gather information from source like case study, magazines, newspaper, books, etc. तो हो गया ना, शोध पहले से प्रकाशित प्राथमिक शोध से जानकारी एकत्र कर रहा है। इस तरह के शोध में हम केस स्टडी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, किताबों आदि जैसे स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको समझ में आ गया। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रिसर्च, या नीचे लिखे में से प्राइमरी रिसर्च के कौन कौन से उदाहरण हैं, या कैसे आप प्राइमरी रिसर्च करोगे। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां पे प्रेजेंट के डाटा हो, पहले के डाटा नहीं हो। जैसे आप डेप्थ इंटरव्यू करोगे तो प्रेजेंट के होगा, एक्सपीरियंस सर्वे करोगे, फोकस ग्रुप पे डिस्कशन करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, ये सारी बातें होंगी। तो प्लीज ये ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये बात ध्यान रखोगे, आपको दिमाग क्लियर है एक्सप्लोरेटरी क्या होती है, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है? बोलिए यस और नो, कुछ तो कहो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सब बोला करो, सब एकदम बढ़िया से। अरे मैं बोल रहा हूँ, देखो आप तो चुप चुप एक मैसेज करना है फिर भी नहीं करते, तो बहुत ही गलत बात होती है ना। मैं तो बोल भी रहा हूँ तब से। हाँ सर, आप बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता, है ना। अब ये एक नोट है, इसको नोट की तरह से संभाल के रखना। इस नोट से कई बार क्वेश्चन आता है। देखो, कह रहे व्हेन रिसर्च aims to gain familiarity with a phenomena or to acquire new insight into it in order to formulate a more precise problem or exploratory study, also known as formulative research। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
जब अनुसंधान का उद्देश्य किसी घटना से परिचित होना या उसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना होता है ताकि अधिक सटीक समस्या तैयार की जा सके या खोजपूर्ण अध्ययन किया जा सके, जिसे सूत्रात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। यानी कि देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, एक्वायर न्यू इनसाइट, है ना, यानी कि नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करनी है ना, अच्छे से, जिसमें हम प्रिसाइज प्रॉब्लम देख सकें, अच्छे से समझ सके कि है क्या। और इसी को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। चलो, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ये पूछा गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ रिसर्च इन विच द रिसर्चर गेन्स familiarity with a phenomena or to achieve new sight into it is known as। शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, कहलाता है। क्या कहलाएगा, कौन सी रिसर्च होगी, ये क्वेश्चन अंडरलाइन करना है, अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट। ठीक है ना, तो क्या आंसर होगा, दिस विल बी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। वेरी गुड, क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी, क्योंकि एक्सप्लोर ही कर रहा है, रिसर्च को अच्छे से समझ रहा है प्रॉब्लम को, तो ये हो जाएगा। तो प्लीज ये ध्यान रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या है देखिए, द मोस्ट suitable टाइप ऑफ रिसर्च हेल्प टू गेन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट हाइपोथेसिस फॉर मोर डिफाइनेट इन्वेस्टिगेशन इज। सबसे उपयुक्त प्रकार का शोध अधिक निश्चित जांच के लिए प्रासंगिक परिकल्पना तैयार करने में, अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। कौन सा करेगा, देखो आप इसके शब्दों को समझिए। अभी तो आप आंसर कर दोगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्यों आपको लगा है यही पढ़ रहे हैं जी तो यही होगा, लेकिन शब्दों को समझिए क्या कह रहा है। द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ रिसर्च हैव टू गेन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट हाइपोथेसिस। देखिए, आप कोई अच्छी हाइपोथेसिस या परिकल्पना कब बना पाओगे, जब आपको अच्छे से किसी चीज की प्रॉब्लम को समझ में आएगी, कोई सी समस्या समझ में आएगी, तभी तो एक अच्छी परिकल्पना बनेगी। तो यही कह रहा है, द मोस्ट suitable type of research helps to gain experience in formulating relevant hypothesis for more definite investigation is, कि अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाओ, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, एक्सप्लोर करना, यानी कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसके शब्दों को समझिए आराम से। ये लॉन्ग टाइम तक आपको चीजें रिटेन करके रखनी होती है, ऐसे नहीं एक बार रख लिया ये टॉपिक पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं, बिल्कुल चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलिए, है ना, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया, उससे बात नहीं बनेगी। चलो आगे, अब हमने एक्सप्लोरेटरी के बारे में बात की है, अब ये नई है, ये है एक्सप्लेनेटरी। मिक्स मत कर देना, वो थी एक्सप्लोरेटरी और ये है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेन करना यानी कि किसी चीज की व्याख्या करना, और वो क्या थी, एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, एक्सप्लोर करना, और ये है एक्सप्लेन करना। तो अब ये शब्द तो डिफरेंट या डिफरेंट टर्म्स है, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट डिफाइन द व्हाई बिहाइंड ए सर्टेन फिनोमिना। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य एक निश्चित घटना के पीछे क्यों को परिभाषित करना है, यानी कि ये चीज हो रही है, ये क्यों हो रही है। जैसे मैं आपको कहूं, आप एक्सप्लेन करिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, आपको एक्सप्लेन कर ऐसा क्यों हुआ, यानी कि वाई का आंसर देता है। आपसे ये क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो मेनली वाई का आंसर देती है। वाई मतलब क्यों, WHY, वाई का आंसर देती है, वो होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, है ना, कि एक्सप्लेन करिए ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, यानी कारण और प्रभाव को जानने के लिए कि ये प्रभाव आया तो किस कारण से आया। तो ये बेसिकली है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट एम्स टू डिफाइन द व्हाई बिहाइंड ए सर्टेन फिनोमिना, इट यूजेस रीजनिंग एंड कनेक्ट्स डिफरेंट आइडियाज to define cause and effect based relationship that highlight that factor or reason behind the happening of a certain event। क्या कह रहा है, यह कारण और प्रभाव आधारित संबंधों को परिभाषित करने के लिए तर्क का उपयोग करता है और विभिन्न विचारों को जोड़ता है जो किसी निश्चित घटना के घटित होने के पीछे के कारणों
कारकों या कारणों पर प्रकाश डालता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, व्हाय का आंसर देता है ना? वो होती है, आपको कहते हैं ना अरे इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? या आप ऐसा करते हो तो क्यों करते हो? तो वो क्यों का आंसर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में, व्याख्यात्मक शोध में। तो अब एक नोट बन जाता है दोनों रिसर्च का, एक तो एक्सप्लोरेटरी का और एक एक्सप्लेनेटरी का। इस नोट को समझ जाओगे, इस मीन्स ये समझ में आ गया। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एम टू एक्सप्लोर द मेन एस्पेक्ट ऑफ एन अंडर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना? यानी कि खोजपूर्ण अनुसंधान का उद्देश्य एक कम शोध वाली समस्या के मुख्य पहलुओं को पता लगाना है, यानी कि उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना। जहां एक्सप्लोरेटरी आ जाए वहां प्रॉब्लम शब्द आएगा ही आएगा, यानी कि ये प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर लिया। जबकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम्स टू एक्सप्लेन द कोज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। आपने कोई प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित कर लिया एक्सप्लोरेटरी में, यानी कि इस एक्सप्लोरेटरी में प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित कर लिया। अब वो प्रॉब्लम क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम आ गई, उसको जानने के लिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करेंगे। यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान का उद्देश्य एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या के कारणों और परिणामों की व्याख्या करना है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सप्लोरेटरी जब बात करेंगे, एक्सप्लोरेटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, कर दिया भाई। अब प्रॉब्लम डिफाइन कर दी। अब इस प्रॉब्लम के, सारी प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, वाई का आंसर देने के लिए हम करेंगे एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक शोध। तो ये आपको दोनों समझ में आ गई, ये समझ में आ गई क्या बातें हो रही है, बताओगे? सब के सब समझे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, देखो क्या क्वेश्चन आया, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन ए हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज, तनावपूर्ण जीवन जीने से दिल का दौरा क्यों पड़ता है का अध्ययन इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। क्यों पड़ता है, यानी कि आपको वाई का आंसर देना है। वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन ए हार्ट अटैक, तनावपूर्ण जीवन जीने से दिल का दौरा क्यों पड़ता है, ये अध्ययन करना है आपको, क्यों पड़ता है। ठीक है, तो क्यों का आंसर कौन देगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वाई का आंसर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो हमने जो बेसिकली बात की है कि बहुत बेसिक बेसिक बातें, एक्सप्लोरेटरी क्या है, एक्सप्लेनेटरी क्या है, प्लीज ये आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे और शॉर्ट नोट में एक्सप्लेनेटरी लिखोगे, एक्सप्लोरेटरी लिखोगे, है ना? एक्सप्लो लिख दिया, उसके आगे प्रॉब्लम लिख दिया, पी लिख दिया या प्रॉब्लम लिख दिया, और उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी के आगे वाई लिख दिया। बस ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक दो बार रिवाइज करो, फिर है ना, आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, चाहे आप पेपर 1 की बात करो, चाहे पेपर 2 की बात करो। और जैसे ही क्लास आपकी आपने देख लिया कि मैंने क्लास देख ली, उसके बाद एकदम से सारी चीजें बंद करके भागो मत। अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है तो क्या करो, एक व्हाइट पेज लेके बैठने की कोशिश किया करो। अगर आप कोई काम करते हुए नहीं पढ़ रहे तो कोशिश किया करो एक व्हाइट पेज हो और आप 15 मिनट उसको देखो कि यार एक बार मैं सोचता हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा। ठीक है, चलो इस पे नोट कर लेते हैं एक पेज में, और फिर इसको रिवाइज करो और कोशिश करो कि कितना याद हुआ आज आपको, कितना चीज समझी। क्योंकि आप अगर समय दे रहे हो, है ना, यहाँ बैठे हो, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ समय दोगे ना, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप जी चुराओगे चीजों से और आप एक फॉर्मेलिटी की तरह काम करोगे कि कुछ नहीं हो जाएगा, है ना, ये कर लेंगे तब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बकवास की बातें हैं। जब समय रहते चीजें हो जाती है तभी बात बनती है, फिर बाद में सिर्फ धोखा रह जाता है। तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम करिए, तो आप सब लोग अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से, शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवीजन। और मैं बैठा हूँ, आपको आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए, पूछो तो सही एक बार, ईमानदारी से हम सब बात करेंगे। लेकिन आप पहले प्रॉब्लम तो लाइए ना, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे, बताओ यस और नो? सर रखेंगे हम, सर व्हाइट पेज लेके बैठते हैं तो ज्यादा जवाब नहीं देते। चलो, वेरी गुड। अब एक नोट है, इस नोट को भी संभाल के रखना है। एक हम बात करते हैं को रिलेटेड रिसर्च के बारे में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, को रिलेटेड, यानी कि सह संबंधी अनुसंधान।
ये क्या है देखो, इट एम्स टू आइडेंटिफाई and measure the relationship between two or more variables. It assesses the variable degree of association or correlation without establishing a cause and effect relationship. इसकी बहुत डेप्थ को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य है दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को पहचानना और मापना है। यह कारण और प्रभाव संबंध स्थापित किए बिना चर के जुड़ाव या सह संबंध की डिग्री का आकलन करता है। इसको बिल्कुल आराम से समझना। जैसे हमने एक्सप्लोरेटरी के बारे में बात करी और फिर एक्सप्लेनेटरी के बारे में बात करी। एक्सप्लेनेटरी में वाई का आंसर दे रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है ना, एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन ये कोरिलेशन रिसर्च में क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा कितना चेंज हो रहा है। जैसे मान लेते हैं, मैं ये कहूंगी एक चीज में मैं इतना चेंज कर रहा हूँ, दो का चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे में कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम में कितना, या कोई एक चीज में चेंज हो रहा है तो दूसरी में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कोरिलेशन बताता है। मान लेते हैं किसी चीज को दो बढ़ाने से वो 4 गुना बढ़ गई, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं ना 2 रोटी ज्यादा खाता हूँ ना तो मेरा 4 किलो वजन बढ़ जाता है। यानी कि ये कैसे रिलेट कर रही है कोई चीजें, ये होती है कोरिलेशन। डायरेक्ट कोज एंड इफेक्ट नहीं है, ये डिग्री है कि एक चेंज हो रहा है तो दूसरा कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोरिलेशन रिसर्च। यानी इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द रिलेशनशिप, है ना। हाँ, जो एक वेरिएबल का दूसरे पे, कि जैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं तो ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे हम बात करें ना कि तापमान, टेम्परेचर चेंज करूं तो इसकी ग्रोथ है, प्लांट की, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह से चीजें एक का दूसरे पे किस तरह से वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है मैम। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। एक तो होता है डायरेक्ट कोरिलेशन की, ये कारण है, ये इफेक्ट आ गया, लेकिन उसका डिग्री, ये इतना बढ़ाऊं तो ये कितना बढ़ेगा, ये इतना बढ़ाऊं तो ये कितना बढ़ेगा, आपस में कैसे रिलेट कर रही है ना। एक थप्पड़ मारूंगा तो कितना गुस्सा आएगा, 2 थप्पड़ मारूं तो कितना गुस्सा आएगा। ठीक है, ये वाली बात, कोरिलेशन कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको बातें इतनी ध्यान रखनी है और अपने चित्त को शांत रखना है। बस इतनी इतनी बातें करते रहिए और आप साथ साथ करते रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। आप देखना, आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे एक एक चीज को। ज्यादा बर्डन आपको फील मैं होने ही नहीं दूंगा कभी, लेकिन एक दिन भी आप मिस करोगे पढ़ाई का तब बर्डन आ जाएगा। ठीक है, 15 लेक्चर्स हैं ऐसे रिसर्च एप्टीट्यूड के। ठीक है, और ऐसे ही 10 की 10 यूनिट्स के हैं। हर यूनिट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर वाइज। अगर आप विलिंग हैं तो हमारी वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में जाओगे तो अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी आप इन लेक्चर्स को एंजॉय करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।